डियर स्टूडेंट्स, हम लोग राज्य की उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न विचारधाराओं पर चर्चा कर रहे हैं। आज हम मूलतः फोर्स थ्योरी या शक्ति सिद्धांत जो राज्य की उत्पत्ति का स्पष्टीकरण करता है उसे के बारे में चर्चा करेंगे। वस्तुतः यह माना जाता रहा है कि सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर राज्य के वर्तमान स्वरूप में आने तक जो फोर्स है, बल है, वो एक बहुत प्रेरक, आधारभूत और निर्णायक कारणों में से रहा है जिसने राज्य के वर्तमान स्वरूप को शेप किया है। इसे स्पष्ट करते हुए मैं वॉल्टेयर की एक छोटी सी डेफिनेशन के द्वारा समझ सकते हैं। द फर्स्ट किंग वॉज फॉर्चुनेट वॉरियर अर्थात जो बलशाली था, साहसी था, जिसने अधिकार के द्वारा उस संस्था का बीजारोपण किया जिसे हम राज्य के रूप में जानते हैं। हम सभी जानते हैं कि फोर्स एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें कहीं ना कहीं साहस और बल और उसके साथ बाध्यकारिता का भाव छुपा होता है। जहाँ पर भी फोर्स होगा वहाँ पर निर्णय को मानने की, आदेश देने की बाध्यकारी शक्ति निहित होती है। मूलतः इस विचार का मूल आशय ये है कि राज्य की उत्पत्ति किसी प्रवाह, किसी क्रमिक विकास, किसी दैवीय स्वरूप अथवा किसी समझौते का परिणाम नहीं है, अपितु राज्य की उत्पत्ति का सीधा संबंध इस एक सिद्धांत से है कि किस प्रकार राज्य बल के आधार पर निर्मित हुआ। बल के आधार पर निर्मित होने का सीधा सा अर्थ ये है, मैं वो इसे स्पष्ट करती हूँ। इस मत को मानने वाले कौन कौन से विचारक हैं, जैसे ओपनहीम ने अपनी पुस्तक स्टेट में भी इसे स्पष्ट किया है, जेंक्स हैं, बर्नहार्डी हैं, ट्रेस्की हैं। इन लोगों का ये मानना है, मूलतः इन विचारकों का, कि बिना बल के और बाध्यकारिता के राज्य जैसी संस्थाओं का उद्भव नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इन्होंने माना कि जैसे छोटे छोटे समूहों में समाज की उत्पत्ति जब विकास की ओर जाती है तो यही छोटे छोटे समूहों में जो निर्णायक शक्ति होती है, जो अधिकार शक्ति होती है, वो किसी ऐसे व्यक्ति या किसी ऐसे समूह के पास रहती है जो बल का प्रयोग कर सकता है। चूँकि वो बल का प्रयोग कर सकता है इसलिए वो आदेश दे सकता है। तो जो भी उनके आदेशों का पालन करता है, अनुसरण करता है, वो उनकी प्रजा होती रही है या उनके अधीन कार्य करने की अपनी सहमति या आवश्यकता को स्वीकार करती रही है। इस अर्थ में देखें तो जो ओरिजिन है उसका मेन बेसिस क्या हो गया? फोर्स हो गया, बल हो गया। इसे हिस्टोरिकली प्रूव करते हुए ये माना गया कि चूँकि स्ट्रॉन्ग और वीकर में जब संघर्ष होता है तो जो स्ट्रॉन्ग होता है, बलशाली होता है, वही प्रभुत्व स्थापित कर पाता है। और इस प्रभुत्व को स्थापित करने में जो साहस का तत्व होता है, आधिपत्य का तत्व होता है, वो निर्णायक हो जाता है। और यही छोटे कस्बों, छोटे समूहों से लेकर बड़े और महान साम्राज्यों के निर्माण के यात्रा में भी यही एक कारक रहा है। इसे और अधिक हम स्पष्ट करते हैं तो इस तरीके से देख सकते हैं कि यदि हम फोर्स को ही मेन कारक मानते हैं इस विचारधारा के आधार पर, तो ये मानना है कि चूँकि समाज की प्रगति के समय बहुत अधिक समूह शक्तिशाली नहीं होते थे, छोटे छोटे बहुत सारे जो कमज़ोर समूह होते थे वही अस्तित्व में थे। तो इसलिए उस समय उनकी रक्षा के लिए जो भी ताकत का इस्तेमाल करता था, बल का इस्तेमाल करता था, संघर्ष करता था, उसके प्रति स्वीकार्यता बढ़ जाती थी। तो ये जो ताकत और बल का इस्तेमाल है, इसने ही राजा को जन्म दिया, इसने ही युद्ध को जन्म दिया और इसने ही संप्रभुता के सिद्धांत को जन्म दिया। और यही संप्रभुता का सिद्धांत आगे चल के राज्य के अस्तित्व का मूल कारक बना। प्रोफेसर एरन गिलक्रिस्ट भी इसे स्पष्ट करते हुए मानते हैं कि जो थियरी ऑफ फोर्स है ये स्पष्ट रूप से इस तथ्य पर आधारित है कि किसी भी प्रकार के राजनीतिक दायित्व को वहन करने के लिए, चाहे वो राजा के रूप में हो, चाहे वो राज्यों के रूप में हो और चाहे वो साम्राज्यों के रूप में हो, फोर्स ही एक डिसाइडिंग फैक्टर रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो इसे स्पष्ट करते हुए कही गई कि केवल राज्य की उत्पत्ति में नहीं अपितु डेवलपमेंट में भी फोर्स एक निर्णायक एलिमेंट रहा है। हिस्टोरिकली इसके बहुत सारे उदाहरण दिए जाते हैं।
ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो अलेक्जेंडर द ग्रेट से लेकर हम नेपोलियन और उसके बाद में हिटलर तक भी हम इस तरीके के उदाहरणों का रेफरेंस दे सकते हैं। कारण क्या है, हमारे एशिया में भी हम ले सकते हैं, चंगेज़ खान का ले सकते हैं, अकबर, औरंगज़ेब, नादिर शाह, इधर हिटलर, नेपोलियन। कहने का तात्पर्य ये कि जिन्होंने भी सत्ता पर कब्जा किया है, सत्ता पर काबिज हुए हैं, उसका मेन आधार बल ही रहा है। इसे और स्पष्ट करते हुए मिडिल एजेस में ये माना गया कि राज्य और चर्च के बीच में सत्ता का संघर्ष हुआ। तो चर्च का जो मूल तर्क था राज्य की सत्ता के अवरोध को स्पष्ट करने के लिए या विरोध को स्पष्ट करने के लिए, कि राज्य बल पर आधारित है, राज्य शक्ति पर आधारित है, राज्य ताकत पर आधारित है। तो जो राज्य शक्ति पर आधारित है तो राज्य अमान्य है। मतलब जो चर्च के पक्षधर, चर्च के प्रमुखता को स्वीकार करते थे, उन्होंने इस तर्क के कारण राज्य को स्वीकार किया या राज्य की सत्ता को स्वीकार किया कि चूंकि राज्य बल पर आधारित है और जो चर्च है वो नैतिक सिद्धांतों पर आधारित है, नैतिक मूल्यों पर आधारित है, तो राज्य के स्थान पर चर्च की सत्ता को स्वीकार किया जाना चाहिए। लेकिन इसी तथ्य को जब हम और अधिक वृहत स्वरूप में एक विचारधाराओं के स्तर पर देखते हैं, वृहत व्यवस्थाओं के स्तर पर देखते हैं, तो मॉडर्न एज में मार्क्स और गांधी दो ऐसे विचारक हमारे सामने आते हैं। मार्क्स ने अपने समाजवाद के सिद्धांत के द्वारा ये माना कि चूंकि राज्य शक्ति पर आधारित है, बल पर आधारित है, इसीलिए वह शोषण करता है, और चूंकि उसके निरंतर शोषण की प्रक्रिया के कारण एक वर्ग विशेष निरंतर अपने हितों से वंचित रहता है और अपने मूल कारक श्रम का भी पारिश्रमिक प्राप्त नहीं कर पाता है, इसलिए राज्य का विरोध किया जाना, एक संगठित शक्ति के द्वारा, संगठित वर्ग के द्वारा राज्य का विरोध किया जाना आवश्यक है। तो मूल तर्क क्या है, राज्य किस पर आधारित है, बल पर आधारित है। बल पर आधारित है, इसीलिए वो क्या करता है, शोषण करता है। अगर वो बल पर आधारित नहीं होगा, इच्छा पर आधारित होगा, तो संभवतः वो सबकी इच्छाओं का ध्यान रखेगा और शोषण नहीं करेगा। और यही समाजवादी क्रांति का मूल आधार था, राज्यविहीन और वर्गविहीन समाज को स्थापित करने का। गांधी ने स्वयं भी माना, गांधी को अराजकतावादी माना जाता है इस अर्थ में कि वो कहते हैं कि राज्य के बिना भी समाज निर्मित हो सकता है, समाज चल सकता है आपसी सहयोग और समन्वय से, क्योंकि जो भी हिंसा है उसमें दमन है, और जो दमन है वो किसका आधार है, बल का आधार है। तो मूलतः राज्य का आधार क्या हो गया, बल, और बल का प्रयोग करने पर क्या होगा, दमन, और जब आप दमन करेंगे तो क्या होगी, हिंसा। तो गांधी इस मूल विचार को ही नकारते हैं कि राज्य अगर हिंसा करता है तो उसे स्वीकार किया जाना चाहिए। गांधी का ये मानना है कि नहीं, राज्य चूंकि हिंसा करता है, शोषण करता है, अहिंसक समाज का प्रतिरोध प्रस्तुत करता है, इसलिए राज्य को नकारा जाना चाहिए और समाज में लोगों के बीच में इस प्रकार का संबंध स्थापित किए जाने का प्रयास करना चाहिए कि राज्य धीरे धीरे अपने अस्तित्व को, अपने महत्व को खो दे और उस स्वयं ही उसका निस्तारण हो जाए, वो विदरव्य हो जाए। जब अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के संदर्भ में हम बात करते हैं तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पूर्व भी हमने देखा जर्मनी, जापान, इटली और बहुत से देशों में बल के आधार पर ही राष्ट्रवाद की भावना को हम एक मिलिटेंट राष्ट्रवाद के रूप में परिवर्तित होते देखते हैं। वहीं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में भी हम देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी कंट्रीज थी जहाँ पर मिलिट्री रिवोल्यूशंस हुए। मिलिट्री रिवोल्यूशंस का मतलब जहाँ पर बल के प्रयोग के द्वारा सत्ता पर काबिज हुआ गया। हम ऐसे बहुत से उदाहरण देखते हैं जिसमें इजिप्ट का है हमारे सामने, पाकिस्तान का है, बर्मा है, इराक है, टर्की है, साउथ वियतनाम है, बांग्लादेश है, पनामा है, डेनहोमी है, चिली है, नाइजीरिया है, सूडान, ऐसे समस्त कंट्रीज़ हैं जहाँ पर मिलिट्री रिवोल्यूशंस हुए हैं। तो ये मिलिट्री जो रिवोल्यूशंस होते हैं ये क्या चीज़ स्पष्ट करते हैं कि सत्ता पर काबिज होने के लिए सिविल गवर्नमेंट के बीच में, सिविल सर्विसेज के बीच में और स्ट्रॉन्ग मिलिट्री फोर्सेस के बीच में क्लैश होता है, जिसमें मिलिट्री फोर्सेस किस चीज़ को रिफ्लेक्ट कर रही हैं, फोर्स को रिफ्लेक्ट कर रही हैं। इसका मतलब स्टेट का मेन डिसाइडिंग फैक्टर क्या हो जाता है जब इस तरीके का रिवोल्यूशनरी कॉन्फ्लिक्ट होता है, फोर्स हो जाता है। लेकिन मूलतः इस विचारधारा की आलोचना की गई और ये माना गया कि कभी भी सिर्फ फोर्स, मतलब राज्य की उत्पत्ति के और विकास के बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन ये वाली थ्योरी केवल फोर्स को ही राज्य की उत्पत्ति का और विकास का मूलाधार मानती है।
इसे नकारते हुए जो इसके क्रिटिक्स हैं उनका मानना है कि राज्य में जब तक कॉमन विल या सबके हित की बात नहीं होगी, सबके लिए कार्य करने की बात नहीं होगी, तब तक हम इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक जो सब्जेक्ट्स हैं, जो प्रजा है, जो नागरिक समाज है, वो अपनी सहमति नहीं देगा, जब तक उसका नैतिक समर्थन प्राप्त नहीं होगा, तब तक कोई भी कानून या कोई भी शक्ति बहुत अधिक लंबे समय तक किसी भी स्थायी और परिष्कृत संस्था की उत्पत्ति और विकास का आधार नहीं बन सकती है। तीसरा तर्क जो इसके क्रिटिक्स का देना है, उनका ये मानना है कि कभी भी राज्य सिर्फ बल के आधार पर अस्तित्व में आकर बना नहीं रह सकता, क्योंकि जो म्यूचुअल ह्यूमन नीड्स हैं उसके लिए एक दूसरे के ऊपर पारस्परिक जो निर्भरता है, वो निर्भरता वो आधार तैयार करती है जिससे राज्य की उत्पत्ति होती है। बल से कुछ समय के लिए सत्ता को हस्तगत किया जा सकता है, किसी एक संगठन या संस्था का अस्तित्व में आना स्वाभाविक हो सकता है, लेकिन एक लंबी ऐतिहासिक प्रक्रिया के बाद में एक सशक्त मूल संस्था के रूप में पूरे समाज को परिभाषित करने के लिए राज्य रूपी संस्था का केवल बल के आधार पर होना स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब तक म्यूचुअल एक्सिस्टेंस के लिए कंसेंट नहीं होगी, एक्सेप्टेंस नहीं होगा, तब तक राज्य का विकास संभव नहीं हो सकता। इसलिए जो फोर्स है उसको केवल एक एलिमेंट माना जा सकता है, उसको अंतिम और निर्णायक कारण नहीं माना जा सकता। क्योंकि इसका उदाहरण देते हम ये भी देखते हैं कि आज भी दुनिया के सबसे बड़े देशों में फेडरेशन है। फेडरेशन का मतलब उसकी अन्य इकाइयाँ उसके साथ सहमति से जुड़ी हुई हैं। हम यूएसए का एग्जाम्पल लेते हैं, प्रीवियस में हमने यूएसएसआर का एग्जाम्पल भी देखा, इंडिया का एग्जाम्पल हम देखते हैं। तो ये संघवाद परिसंघ क्या है? स्वेच्छा और सहमति से इकाइयों का अपने अस्तित्व को जोड़ के रखना, उसके साथ सहमति से, ताकि सबका बराबर से विकास हो सके। इस अर्थ में बल का जो सिद्धांत है वो ना तो जो लोकप्रिय सहयोग होता है, लोकप्रिय जन सहमति होती है, उसको स्वीकार करता है, और ना इस तथ्य को स्वीकार करता है कि जो समान हित है, सामान्य हित है, कॉमन इंटरेस्ट है, उसके लिए भी काम किया जाना राज्य की उत्पत्ति के मूल आधारों में से एक हो सकता है। यह हम ग्रीन की विचारधारा को स्पष्ट कर सकते हैं। ग्रीन ने माना भी है कि फोर्स इज नॉट ओनली द बेसिस ऑफ द स्टेट, कंसेंट एंड मोरल फोर्स इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। एक और तर्क जो इस आधार पर दिया जाता है कि बल के सिद्धांत को हम राज्य की उत्पत्ति का निर्णायक सिद्धांत नहीं मान सकते। यदि हम व्यक्तिक चेतना के विकास की बात करते हैं तो व्यक्ति की चेतना ही उसको आगामी या भावी के लिए प्रेरित करती है, या उसके लिए एक ऐसे पाथ का निर्माण करती है जिससे वो अपने निर्णय लेता है। तो जो रोल ऑफ मैंस कॉन्शियसनेस है, जो व्यक्ति की या मानव की जो चेतना है, वो उसको जिस प्रकार निर्णय लेने के लिए, जुड़ने के लिए और उस कार्य रूप को परिणित करने के लिए प्रेरित करती है, उसमें निर्णय क्षमता का विकास करती है, उसकी भूमिका को भी इस सिद्धांत में महत्वपूर्ण नहीं माना गया है, सिर्फ बल के सिद्धांत को ही महत्वपूर्ण माना गया है। तो इस आधार पर हम देखते हैं कि राज्य की उत्पत्ति के संबंध में इस सिद्धांत की बहुत अधिक मान्यता कुछ उदाहरणों के अतिरिक्त सामान्य रूप से स्वीकार नहीं की गई है।